तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, इस सेशन का जो हमारा टॉपिक है, जनरलाइजिंग चैप्टर हमारा चल रहा है। उसके अंदर हमने बहुत सी चीजें कवर की। तो अभी जो टॉपिक है उसका हेडिंग ही कुछ ऐसा है कि भाई सब इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन। भाई जनरलाइजिंग चैप्टर के अंदर जो जनरल एंट्रीज हम पास करेंगे उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज अभी भी बाकी है जो हमको कवर करनी है। इस सेशन के अंदर हम लोग उसको कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जो पहला जो है वो है हमारा परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है कि भाई इन्वेस्टमेंट अगर परचेज होता है तो उसके रिगार्डिंग क्या एंट्री आती है। चलिए मैं शुरू करता हूं। इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स परचेज ऑफ सिक्योरिटी शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड एक्सेट्रा। कि भाई जो इन्वेस्टमेंट होता है उसके अंदर क्या क्या परचेज हो सकता है। तो भाई सिक्योरिटी शेयर्स परचेज हो सकते हैं और डिबेंचर परचेज हो सकते हैं और बॉन्ड परचेज हो सकते हैं। ठीक है। व्हेन इन्वेस्टमेंट आर मेड द ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड एट मार्केट वैल्यू एंड नॉट एट द फेस वैल्यू। देखो जब भी अगर आपको एक कोई सम आता है, कोई एंट्री आती है, वहां पे अगर ऐसा मेंशन किया हुआ है कि भाई इन्वेस्टमेंट का परचेज है, तो इन्वेस्टमेंट हमने बनाए हैं, इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर खर्चा हुआ है, तो याद रखना कभी भी वो मार्केट वैल्यू पे होगा, फेस वैल्यू पे नहीं होगा। एग्जांपल दिया कि भाई आपने अगर 100 शेयर लिए 10 के हिसाब से, एक कंपनी ले लो L&T, आपने कितने शेयर लिए? 100 शेयर लिए 10 के हिसाब से, तो उसके हिसाब से 1000 रुपए होना चाहिए। लेकिन आपने कितने पे परचेज किया? आपने 9 पे परचेज किया, तो परचेज प्राइस क्या रहेगा? परचेज प्राइस उसका 900 रहेगा, ना कि 1000। तो उसकी एंट्री कैसी आएगी कि भाई इन्वेस्टमेंट अकाउंट 900 टू कैश अकाउंट 900। ठीक है। अच्छा, इफ देयर इज एनी ब्रोकरेज, अगर इन्वेस्टमेंट परचेज करते टाइम हम लोग कोई थर्ड पार्टी से इन्वेस्टमेंट परचेज करवा रहे हैं, तो उधर कुछ कमीशन या ब्रोकरेज तो आपको देना होगा। तो इट शुड बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपको उसको इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट में ऐड करना होगा। एग्जांपल लेते हैं कि भाई 50 शेयर आपने खरीदे रिलायंस के 70 के भाव से, द फेस वैल्यू इज 100, ब्रोकरेज जो है वो 100 होता है। तो अगर हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे ना, तो 3500 इसका टोटल होता है। उसके अंदर हम लोग 100 रुपए ऐड करेंगे और वो क्या होगा? आपका टोटल इन्वेस्टमेंट का अमाउंट। तो कितना होता है? 3600। तो आपका एंट्री क्या होगा? भाई इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 3600 टू कैश अकाउंट 3600। आप नरेशन तो दो, आपको नरेशन हर जगह देना है। मैंने नरेशन लिखा नहीं हूं, अभी भी मैं बोल रहा हूं, मेरे पुराने लेक्चर्स में भी मैं बोल रहा हूं जनरलाइजिंग के भाई नरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर ये पहला अगर आपने एंट्री अगर आपको ऐसे जर्नल में आई होगी तो आपने क्या लिखा होगा कि भाई बीइंग 100 शेयर्स ऑफ L&T परचेज एट 9 रुपीज पर शेयर। और सेकंड में आपका नरेशन क्या होगा? बीइंग 50 शेयर्स ऑफ रिलायंस परचेज एट 70 एंड पेड 100 ब्रोकरेज। देखो नरेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है? वो आपके ट्रांजेक्शन का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल देता है, पूरी इंफॉर्मेशन दे देता है। नरेशन पढ़ लिया, ट्रांजेक्शन समझ में आ जाएगा। नरेशन नहीं रहेगा, आदमी हमेशा डाउट में रहेगा कि एग्जैक्टली इस ट्रांजेक्शन में क्या हुआ है, दो पार्टी ने क्या किया। दैट्स व्हाई नरेशन इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बोलता है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखो जैसा परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ है वैसा यहाँ पे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी होगा। Whenever investment are sold out, the amount enter will be at the market price minus brokerage. मार्केट प्राइस पे जो आपने बेचा वो होगा। और अगर आपने बेचते टाइम किसी की हेल्प ली कि भाई मेरा माल बिकवा दे, तो उसने बिकवा दिया और उसने कुछ ब्रोकरेज लिया, तो वो उसमें से माइनस होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 50 शेयर्स ऑफ 100 ईच आर सोल्ड एट 90, ब्रोकरेज पेड 150। तो जाहिर सी बात है 50 शेयर्स फॉर 100 सोल्ड एट 90, तो 4500 होता है। उसमें से आपको 150 रुपए माइनस कर लेना है, तो कितना होगा? 4350। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया 4350 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 4350। नरेशन क्या देंगे? भाई 50 शेयर आपने सोल्ड किए 90 ईच के, ब्रोकरेज कितना है? 150। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता है? एक्सपेंसेस ऑन परचेज ऑफ एसेट। अब एसेट परचेज कर रहे हो तो उसकी एंट्री आप एग्जैक्टली कैसे पास करोगे? द एक्सपेंसेस इंकर्ड इन द परचेज ऑफ एसेट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ एसेट। इफ एग्जांपल परचेज मशीनरी इज प्राइस 10,000, कैरेज पेड इज 300 एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस इज 700, द एंट्री विल बी सिंपल है। देखो जब आप एक असेट परचेज करते हो तो असेट परचेज करने से उसको ऑफिस में लाने तक, उसको ऑफिस में इंस्टॉल किए तक, मैं पॉज इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितना भी खर्चा होगा वो आपके एसेट का खर्चा माना जाएगा। 10,000 का एसेट लिया तो एसेट का वैल्यू क्या हो गया? 10,000। उसको ऑफिस तक लाने में 300 रुपए का खर्चा हुआ, तो अब आपके एसेट का वैल्यू होता है 10,300। इंस्टॉलेशन,
उसको ऑफिस में लेके तो आ गया, उसको इंस्टॉल करे, बड़ी बड़ी मशीनरी को टाइम लगता है इंस्टॉल करने के लिए, उसमें 700 रुपए खर्चा किया। तो अब आपकी मशीनरी का क्या प्राइस है? 11,000 रुपए। इसीलिए यहाँ पे आता है कि मशीनरी अकाउंट डेबिट 11,000 टू कैश अकाउंट, कि यहाँ पे टोटल खर्चा आप लोगे, ना कि सिर्फ इसका खर्चा, मशीनरी का खर्चा। जो भी खर्चा उसको स्टार्ट करने तक लगा, आपको उसको एज एन परचेज ऑफ एसेट में दिखा देना है। नेक्स्ट क्या बोलता है? एक्सपेंसेस पेड ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। ध्यान से सुनना मैं क्या बोलता हूं। व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, हिज अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड नॉट द अकाउंट ऑफ एनी एक्सपेंस। देखो ये नई चीज है, जब एक्सपेंस हम पे करते हैं हमारे कस्टमर के बिहाफ पे, उसका अकाउंट आपको डेबिट करना है, नॉट द अकाउंट ऑफ एनी एक्सपेंसेस। ठीक है। एग्जाम्पल, बाय गुड्स सोल्ड टू रोहन वर्थ ₹1,000, कैरेज पेड ऑन हिज बिहाफ ₹100। एंट्री क्या होगी? मैं आपको सिंपल स्टोरी बोलता हूं। आप एक सेलर है, आपके पास एक लॉयल कस्टमर आता है, पुराना कस्टमर आता है, आप उसको 1,000 का परचेज, आपसे वो 1,000 का परचेज करता है, आपकी उसकी अच्छी बनती है, गुड्स हैवी थे, तो आपने बोला आप घर चले जाओ, हम भिजवा देंगे। ये आपने अपने आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन दिया। तो ये जो 100 रुपए का आपने खर्चा किया ना, कि भाई 100 रुपए लगे उसको उसके घर तक पहुंचाने में, ये आपका खर्चा था। ये आप उसमें ऐड नहीं कर रहे हो, कस्टमर के बिहाफ पे आप खर्चा कर रहे हो। तो इसकी एंट्री कैसी होगी कि भाई यहाँ पे रोहन्स अकाउंट आप पूरा लोगे, गुड्स कितने का था वो लोगे, और ये कैश अकाउंट। ठीक है। 10,100 होना चाहिए, आई एम सॉरी, ये 11,000 रुपए, ये 1,000 होना चाहिए, 1,000। ठीक। तो भाई 11,000 के गुड्स थे, 10,000 के गुड्स थे, लेकिन आपने 1,000 रुपए खुद के से लगाए, इसलिए यहां पे आएगा आपके लिए। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या बोलता है? बैड डेब्ट्स। द डेब्ट्स व्हिच आर इररिकवरेबल आर नोन एज बैड डेब्ट्स। हमारे पिछले लेक्चर में हम कर चुके हैं कि भाई जो डेब्ट्स है वो अब नहीं आने वाले, उसको हम बैड डेब्ट्स काउंट करेंगे। इन केस ऑफ बैड डेब्ट्स इज डेबिटेड एंड द डेटर इज क्रेडिट। सिंपल है भाई, जिसका बैड डेट है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मिस्टर शिंदे ने बैड डेट किया है, तो बैड डेट हमको मिल रहा है, मिस्टर शिंदे ने बैड डेट्स किया है, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट होगा यहाँ पे, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और एक तरीके से मिस्टर शिंदे का ये फायदा ही है कि भाई वो पैसा उसने यूज कर लिया या उसको मिल गया, तो इसलिए ये बंदा यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। ठीक है। एग्जाम्पल, ये मिस्टर शिंदे डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, भाई गरीब हो गया, आप कुछ नहीं दे सकता, हेंस द अमाउंट ड्यू टू मिस्टर ड्यू ₹2,000 इज इररिकवरेबल। तो एंट्री ये आती। ठीक है। अच्छा, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ रिकवर्ड। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ रिकवर्ड के भाई कुछ बैड डेट्स हो गया, आपको अभी पैसा देना है, पैसा आपको आना था, अब नहीं आ रहा है, लेकिन करिश्मा ही हो गया कि भाई अब वो पैसा आ रहा है। तो एंट्री क्या होगी? कैश आ रहा है, और कहा? तो भाई पीएनएल। सिंपल है। मैं इसका पीए पढ़ता हूं कि भाई व्हेन एन अमाउंट रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स इज रिकवर्ड, कि भाई अमाउंट जो आपने पहले बोल दिया था कि आप बैड डेट से नहीं आएगा, वो आ जाता है। सेम अमाउंट शुड नॉट बी क्रेडिट टू डेटर्स अकाउंट, इट शुड बी क्रेडिट टू बैड डेट्स and debited to cash or bank. Example, an amount which was written off as bad debts in the last year now recovered from Kulkarni, the entry will be by cash account to profit and loss account. क्या बोलता है? Be in entry for closing the bad debts recover account. सिंपल है। छोटा सा आपको और आगे बताता हूं। पीएनएल के अंदर बैड डेट्स यहां आता है, रिकवर वहां आएगा। ठीक है। चलो एक और एक बाकी है, लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और फायर। ये हमारा लास्ट पॉइंट है आज के सेशन का। क्या बोलते हैं? गुड्स आर स्टोलन और डैमेज बाय फायर, द लॉस शुड बी डेबिटेड टू लॉस बाय फायर और लॉस बाय थेफ्ट। जाहिर सी बात है, अगर आपका गुड्स जो है वो चोरी हो जाता है, अगर आपका गुड्स जो है मैं कह सकता हूं खराब हो जाता है, तो उसके अंदर लॉस बाय गुड्स और फायर के अंदर आप लिख सकते हैं। इसको आपको गुड्स अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखना है। देखो, हर गुड्स की क्रेडिट साइड में जो आप बोलते ना एंट्री करते हैं, वो सेल्स की नहीं होती है, गुड्स बाहर जा रहा है इसलिए एंट्री होती है। इस कंडीशन में भी तो गुड्स बाहर ही जा रहा है, इसलिए इसकी यहाँ पे ऐसी एंट्री हो रही है। इफ एनी पार्ट और लॉस इज रिकवरेबल फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, द इंश्योरेंस कंपनी एक्सेट्रा इज टू बी डेबिटेड एंड लॉस बाय फायर इज टू बी क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल, देखो क्या है ना, इसके अंदर मैं दो पार्ट बोल सकता हूँ। एक तो क्या है कि भाई आपका गुड्स खराब हो गया, सिंपल, तो उसकी एंट्री लिख लेता हूं कि भाई आएगा लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 1,000 टू गुड्स 1,000।
कि भाई आपका जो गुड्स है आपका वो भाई फायर में जल चुका है, तो भाई लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 1000 टू गुड्स 1000। लेकिन अगर आपने उस गुड्स का इंश्योरेंस कराया हुआ है, अगर आपने उसका इंश्योरेंस कराया हुआ है तो इंश्योरेंस का पैसा रिटर्न आएगा। ऐसा रेयर होता है कि पूरा पैसा आता है, जनरली थोड़ा कम ही आता है। तो यहाँ पे केस 2 में अगर आपने उसका इंश्योरेंस कराया है तो लॉस बाय फायर 800 का गुड्स नुकसान में चला गया, इंश्योरेंस के पैसे हमको आए, इंश्योरेंस क्लेम 1200 और टू गुड्स अकाउंट 2000। ठीक है, आज हमने जो एंट्रीज की, देखो बहुत सारी एंट्रीज हमने इस चैप्टर में अब तक कवर कर ली है, लेकिन कुछ एंट्रीज थी सम अदर इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन, ये टॉपिक का आज के सेशन का ये नाम है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो हमने आज कवर किए। हमने इन्वेस्टमेंट का सेल परचेज, मशीनरी, और भाई किसी कस्टमर के बिहाफ पे हमने कुछ पे कर दिया, या बैड डेट्स हो गया, या बैड डेट्स रिकवर हो गया, या गुड्स बोलते हैं ना बाय लॉस या थेफ्ट या डैमेज, जो भी केस है उसमें इंश्योरेंस का भी हमने पॉइंट कवर कर लिया। अब इसके आगे का जो कंटेंट है वो हम हमारे अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक, तब तक के लिए